वेलकम टू माय चैनल कॉमर्सिफिकेशन। अब तक जो हमने बुक 2 में कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उनको प्रैक्टिकली कैसे यूज़ करना है अब वो सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, मिस आर जो है एम्प्लॉय है प्राइवेट कंपनी की। हम क्वेश्चन के साथ साथ सॉल्यूशन करना सीखते रहेंगे। सबसे पहले मिस आर की जो बेसिक सैलरी है वो 10,000 पर मंथ है। अगर हम पर एनम की लेंगे तो हम क्या लिखेंगे, 10,000 मल्टीप्लाई बाई 12 तो हो जाएगा 1,20,000। नेक्स्ट है एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता है मिस आर को 500 पर मंथ, तो मैं एंटरटेनमेंट अलाउंस लिखूंगी 500 मल्टीप्लाई बाई 12 क्योंकि हमें पर एनम का लेना है तो 6,000 आ जाएगा। फिर बोनस है 2 मंथ की सैलरी, मतलब जो मिस आर को है 2 महीने की सैलरी का एक बोनस मिला है तो मैं 10,000 मल्टीप्लाई बाई 2 करूँगी क्योंकि 2 मंथ्स है तो 20,000 हो जाएगा बोनस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि मिस आर को उनकी कंपनी एक कार की सुविधा दे रही थी जिसकी जो इंजन की कैपेसिटी है वो है 1.8 लीटर और इस कार का इस्तेमाल पर्सनल और प्राइवेट यूज़ दोनों के लिए किया जाता है। पर्सनल और मतलब ऑफिशियल यूज़ लिखना चाहिए था, आई एम सॉरी, यहाँ पे पर्सनल और ऑफिशियल यूज़ दोनों के लिए किया जाता है और इसका रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस मिस आर खुद उठाती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इनकम टैक्स का प्रोविज़न याद दिलवा दूं जो मैंने प्रीवियस वीडियो में सिखाया था कि अगर कार एम्प्लॉयर की होती है या कंपनी की होती है और रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस एम्प्लॉय बियर करता है और इस कार का यूज़ ऑफिशियल पर्पस और पर्सनल पर्पस के लिए किया जाता है तो हमें 2 केस देखने होते हैं कि जो कार का इंजन है उसकी कैपेसिटी कितनी है, 1.6 लीटर से ज़्यादा है या 1.6 लीटर से कम है, हमें ये देखना होता है। तो इस क्वेश्चन में 1.8 लीटर है, मतलब जो कि 1.6 लीटर से ज़्यादा होता है तो हमें कितना अपनी टैक्स स्टेटमेंट में दिखाना होगा, परक्विजिट की वैल्यू 900 पर मंथ। ये ड्राइवर का होता है, अगर ड्राइवर की सुविधा भी कंपनी देती मिस आर को तो हम 900 भी लिखते, पर यहाँ पे ड्राइवर की सुविधा नहीं मिल रही है तो इसलिए हम सिर्फ 900 कार का ही लिखेंगे। 900 जो एक्स्ट्रा जो प्लस करके 900 मैंने यहाँ पे लिखा है वो नहीं लेंगे क्योंकि वो अगर ड्राइवर की सुविधा मिल रही होती तब हम उसको लेते। तो क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। तो मैं कार फैसिलिटी में क्या लिखूँगी, 900 मल्टीप्लाई बाई 12 क्योंकि हमें पर एनम लेना होता है। जैसे मैंने आपको बताया, सारे क्वेश्चन इस बात का ध्यान रखना, कोई भी पर मंथ में अमाउंट है उसे पर एनम में ही करना, मल्टीप्लाई बाई 12 करते जाना। तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा 10,800। नेक्स्ट सुविधा देखते हैं मिस आर को क्या मिलती है। मिस आर को नेक्स्ट सुविधा अकोमोडेशन की मिलती है। उनकी कंपनी उनको मेरठ में एक फ़्लैट की सुविधा देती है इस सुविधा के लिए मिस आर को 10% सैलरी भी कटवानी होती है और जो कंपनी रेंट पे करती है इस फ्लैट का, इस अकोमोडेशन का, वो है 90,000 पर एनम। और जहाँ मेरठ जिस एरिया में रहती है मिस आर, वहाँ की पॉपुलेशन 20 लाख क्वेश्चन में गिवन है। फिर से हम इनकम टैक्स प्रोविज़न पे चलते हैं। ये सब हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए हैं पर मैं फिर भी क्वेश्चन के साथ साथ रिवाइज़ करवाती जाती हूँ ताकि आपको क्वेश्चन आसानी से समझ में आता जाए। अगर मैंने आपको पीछे बताया था वीडियो में, प्रीवियस वीडियोज़ में बताया था कि अगर अकोमोडेशन एम्प्लॉयर जो है खुद रेंट पर लेता है और फिर अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करता है, मतलब कंपनी या फिर एम्प्लॉयर अकोमोडेशन खुद रेंट पे लेता है फिर अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करता है, जिसमें पॉपुलेशन मैटर नहीं करती। जैसे इस क्वेश्चन में 20 लाख पॉपुलेशन का गिवन है तो वो मैटर ही नहीं करती, तो उसमें टैक्सेशन कैसे होगा, मतलब हमें पर्पसेस की वैल्यू अपने इनकम टैक्स स्टेटमेंट में क्या दिखानी होगी, एक्चुअल रेंट कितना पे कर रहा है एम्प्लॉयर, एक्चुअल रेंट कितना एम्प्लॉयर पे कर रहा है और 15% ऑफ सैलरी विच एवर इज़ लोअर। बात समझ में आई कि एम्प्लॉयर या कंपनी ने एक्चुअल में रेंट उस फ्लैट का कितना पे किया और 15% ऑफ सैलरी जो कि एम्प्लॉय की सैलरी के बारे में बात हो रही है। और यहाँ पे सैलरी की डेफिनेशन क्या है, बेसिक सैलरी, बोनस, कमीशन प्लस डीएनएस अलाउंस अगर वो एम्प्लॉयमेंट का पार्ट बनता है, ऑल अदर काइंड ऑफ अलाउंसेस और एनी मॉनेटरी बेनिफिट्स। यहाँ पे ये डेफिनेशन है सैलरी की। तो अपने क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। तो मैंने यहाँ पे वर्किंग नोट्स करके मैंने वो करा है सोल्यूशन इस अकोमोडेशन का जो क्वेश्चन में हमें गिवन है। तो एक्चुअल रेंट कितना कंपनी पे करती है वो है 90,000 जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। फिर मैंने आपको पीछे बताया इनकम टैक्स प्रोविजन के हिसाब से हमें 15% ऑफ सैलरी निकालना है और सैलरी की डेफिनेशन मैंने बता दी है। अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम क्या क्या लेंगे, बेसिक सैलरी जो क्वेश्चन में हमें गिवन है, बोनस गिवन है 20,000 वो ले लेंगे और 6,000 एंटरटेनमेंट अलाउंस ले लेंगे। कार फैसिलिटी नहीं लेंगे क्योंकि हमें सैलरी की डेफिनेशन में पर्क्विजिट नहीं कंसीडर करना। तो इसका टोटल क्या हो जाएगा, 1,46,000। अब 1,46,000 का हम 15% निकालेंगे जिसका आता है 21,900।
फिर इन दोनों में से जो कम होगा उतना हम अपनी टैक्स स्टेटमेंट में दिखाएंगे। और इन दोनों में से कम कौन सा है, 21,900 में से, और 90,000 में से कम कौन सा है, 21,900। तो मैं अकोमोडेशन अपनी टैक्स स्टेटमेंट में क्या दिखाऊंगी, अकोमोडेशन की वैल्यू दिखाऊंगी 21,900, पर मैं यहाँ पे 12,000 भी माइनस कर रही हूँ। 12,000 क्यों माइनस कर रही हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो मिस आर हैं वो 10% ऑफ सैलरी भी पे करती थी, उस घर का 10% ऑफ सैलरी भी पे करती थी। तो इसीलिए अगर कभी भी एम्प्लॉई जो होता है अकोमोडेशन उसे प्रोवाइड कर रही है एम्प्लॉयर, उसका वो रेंट पे करता है थोड़ा बहुत, तो उसकी जो टैक्स लायबिलिटी होती है या उसकी जो पर्पसेस की वैल्यू होती है वो कम हो जाती है। इसलिए यहाँ पे भी पर्पसेस की वैल्यू 12,000 से कम हो जाएगी, जो कि है 10% ऑफ सैलरी, जो कि क्वेश्चन में हमें गिवन है। आई होप आपको ये समझ में आ गया। तो हम इस चारों का, इन पाँचों का टोटल कर लेंगे तो हमारे पास इनकम फ्रॉम सैलरी आ जाएगी 1,66,700। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम क्वेश्चन 2 करते हैं, क्वेश्चन के साथ साथ सोल्यूशन देखते चलेंगे। मिस्टर एम जो है वो एम्प्लॉय है प्राइवेट कंपनी का, ठीक है। उनकी बेसिक सैलरी है 20,000 पर मंथ। तो मैं क्या करूँगी, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 12 कर दूँगी, अपनी टैक्स स्टेटमेंट में इस तरीके से दिखाऊंगी और हो जाएगा 2,40,000 पर एनम के हिसाब से। उसके बाद आता है डीएनएस अलाउंस, जो कि क्वेश्चन में गिवन है 5,000 पर मंथ। तो मैं 5,000 मल्टीप्लाई बाय 12 कर दूँगी, जो कि हो जाएगा 60,000। इसी के साथ क्वेश्चन में लिखा है कि 150 पर मंथ रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए होता है, इसका यूज़ हमें आगे होगा, तो इस पॉइंट को इग्नोर नहीं करना, ध्यान में रखना है। फिर आता है एजुकेशन अलाउंस, 3 किड्स के लिए दिया जाता है, मतलब 3 बच्चों के लिए एजुकेशन अलाउंस दिया जाता है ₹6,000। तो मैं एजुकेशन अलाउंस एग्जैक्टली लिख दूंगी 6,000। इसमें हमें एग्जम्पशन मिलती है, एम्प्लॉय को एग्जम्पशन मिलती है, कितनी मिलती है, 100 रुपये पर मंथ। तो मैंने 100 को क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया 12 से। पर यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई 2 इसलिए किया क्योंकि ये एग्जम्पशन जो है केवल 2 बच्चों के लिए दी जाती है, इसलिए मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 किया, 3 नहीं करूँगी, इस बात का ध्यान रखना। तो हो जाएगा 2,400। तो मेरी टैक्स स्टेटमेंट में कितना दिखाएंगे हम अमाउंट, हो जाएगा 3,600। 6,000 को मैंने 2,400 से माइनस कर दिया। नेक्स्ट आता है कमीशन, जो कि है 1% ऑफ टर्नओवर ऑफ 10 लाख, मतलब कि 10 लाख का 1%, जो कि हो जाता है 10,000 एज अ कमीशन। नेक्स्ट इज एंटरटेनमेंट अलाउंस 500 पर मंथ, मल्टीप्लाई बाय करेंगे 12 से, हो जाएगा 6,000। उसके बाद आता है ट्रैवलिंग अलाउंस 10,000, एंटायर अमाउंट जो है ऑफिशियल पर्पज़ के लिए किया गया है यूज़। एक बात का ध्यान रखना कि अगर कोई भी अलाउंस या कोई भी पर्पज़ ऑफिशियल पर्पज़ के लिए दिया जाता है, सारा का सारा पैसा ऑफिशियल पर्पज़ के लिए ही इस्तेमाल हो जाता है, तो उस पर किसी भी प्रकार का किसी भी एम्प्लॉय को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सेम इस क्वेश्चन में भी यही है कि मिस्टर एम को किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ेगा ट्रैवलिंग अलाउंस पे, इसीलिए यहाँ पे नील आ गया टैक्स स्टेटमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि मिस्टर एम को उसके एम्प्लॉयर ने या उसकी कंपनी ने एक वॉच गिफ्ट की है जिसकी वैल्यू है 4,500। तो क्या इस पे टैक्स देना पड़ेगा मिस्टर एम को? तो ये जो वॉच है मिस्टर एम के लिए एक तरह से पर्पज़िस्ट है, तो इस पे उसको किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना है क्योंकि इसकी वैल्यू 5,000 से कम है। जब भी कोई गिफ्ट मिलता है एम्प्लॉयर से या कंपनी से, अगर उसकी वैल्यू 5,000 से कम होती है तो आपको उस पर किसी प्रकार का टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इज़ HRA मिल रहा है और दिल्ली में रहता है मिस्टर एम दिल्ली में रहता है और पैसा मिलता है HRA एज एन अलाउंस है 3,600 पर मंथ। तो मैं यहाँ पे दिखा दूँगी HRA 3,600 पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 12, जो कि हो जाएगा 43,200। और जो मिस्टर एम रेंट पे करता है वो है 4,400 पर मंथ। अब जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि HRA पे एग्जम्पशन मिलती है, तो अब उसका कैलकुलेशन देख लेते हैं। एग्जाम्पशन देखते हैं। कैलकुलेशन के लिए क्या करना है, एग्जाम्पशन के लिए स्टेप 1 ये है कि एक्चुअल में HRA कितना रिसीव होता है। तो एक्चुअल में HRA कितना मिल रहा था मिस्टर एम को, 3,600 मिल रहा था, मल्टीप्लाई बाय करेंगे 12 तो हो जाएगा 43,200। नेक्स्ट आता है कि रेंट कितना पे करता है एम्प्लॉय। पीछे मैंने आपको क्वेश्चन बताया था कि मिस्टर एम जो है 4,400 पे करता है पर मंथ, तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी 12 से, तो मेरे पास आ जाएगा 52,800। हम माइनस करेंगे 10% ऑफ सैलरी। अब यहाँ पे सैलरी के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा, बेसिक सैलरी, डीएनएस अलाउंस, अगर उतना ही पार्ट जो रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए होता हो, जैसे मैंने आपको पीछे 150 रुपये पर मंथ बताया था, तो उतना ही हम कंसीडर करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, क्योंकि हमें सारा कैलकुलेशन पर मंथ के हिसाब से नहीं पर एनम के हिसाब से करना होता है। उसके बाद प्लस करेंगे कमीशन एट फिक्स्ड परसेंटेज ऑन सेल, जो कि पीछे क्वेश्चन में 10,000 था, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने सैलरी में लिखा है कि मिस्टर एम की बेसिक सैलरी 2,40,000 हो गई, उन्हें
पर मंथ जो DNS अलाउंस मिलता था, जो कि रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट बनता था, वो था 150 रुपये। मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो हो जाएगा 1800। उसके बाद प्लस करेंगे 10,000, इतनी कमीशन मिल रही थी मिस्टर एम को, तो टोटल हो जाएगी सैलरी 2,51,800। हमें उसका 10% निकालना है, जो कि मैंने यहाँ पे निकाल दिया है, और इसको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास इतना अमाउंट स्टेप 2 में आ जाएगा। स्टेप 3 क्या बोलता है कि जो 50% निकालना है हमें सैलरी का, अगर एम्प्लॉय दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई में रहता है, और अगर वो इन चारों जगह में नहीं रहता है तो वो उसका हम 40% निकालेंगे सैलरी का। बात समझ में आ रही है? हमें 50% निकालना है सैलरी का अगर एम्प्लॉय दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई या मुंबई में रहता है। अगर वो दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई में नहीं रहता तो हमें उसका 40% निकालना होगा सैलरी का। और इस क्वेश्चन में मिस्टर एम जो था दिल्ली में रहता है, तो मैं 50% ऑफ सैलरी निकालूंगी। सैलरी हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली है, तो इसका हम 50% निकालेंगे। अब जो आपने स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 निकाला है, इसमें से जो तीनों कम होगा, इसमें से जो तीनों में जो सबसे कम होगा उतनी एग्जम्पशन आपको मिलेगी। जैसा कि इस क्वेश्चन में सबसे कम स्टेप 2 का अमाउंट है, जो कि है 27,620, तो इसका मतलब मिस्टर एम को इतनी एग्जम्पशन मिलेगी। क्वेश्चन में देख लेते हैं कि HRA इतना मिल रहा था, मैं माइनस कर दूंगी इतनी एग्जम्पशन जो मैंने अभी आपको कैलकुलेट करके दिखाई, तो मेरे पास जो अमाउंट हमें HRA दिखाना होगा अपनी टैक्स स्टेटमेंट में, वो हो जाएगा 15,580। समझ में आ गया? नेक्स्ट इज एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू RPF, मतलब कि रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन 40,000 है। तो मैं क्या लिखूंगी, पहले एग्जैक्टली आप लिख लेना, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू RPF 40,000, माइनस करेंगे एग्जम्पशन। यहाँ पे भी एग्जम्पशन मिलती है 12% ऑफ सैलरी, ये 12.5 नहीं है, 12% है, 12% ऑफ सैलरी है। अब देखते हैं यहाँ पे सैलरी की डेफिनेशन क्या है। यहाँ पे वैसे बता दूँ, सैलरी की डेफिनेशन बिल्कुल वही है जो HRA की सैलरी की डेफिनेशन है। तो मैं आपको कैलकुलेशन दिखाती हूँ। तो मैंने आपको बताया था कि 12% ऑफ सैलरी है। 12% ऑफ सैलरी का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे डेफिनेशन सैलरी की क्या है, बेसिक सैलरी प्लस DNS अलाउंस, उतना ही पार्ट जितना रिटायरमेंट बेनिफिट का बनता है, कमीशन, फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। तो बिल्कुल वही कैलकुलेशन है जो मैंने पीछे HRA की बताई थी। तो उसमें हमें क्या करना है, ये जो सैलरी का टोटल आया है इसका 12% निकाल देंगे, तो हमें 30,216 की एग्जम्पशन मिलेगी। तो मैं अपनी टैक्स स्टेटमेंट में इतना 12% माइनस कर दूंगी। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं, इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है एट द रेट 13% 16,000, जो RPF में जो RPF की स्कीम ले रखी है मिस्टर एम ने, उस पे जो उसे इंटरेस्ट मिला है पिछले साल का, उसे मिला है 16,000 रुपये, जो कि 13% के हिसाब से कैलकुलेट हुआ है। इसमें भी हमें एग्जम्पशन मिलती है 9.5 की। इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है वो देख लेते हैं, कि इस एग्जम्पशन को कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया था कि 16,000 रुपये मिस्टर एम को इंटरेस्ट मिला है, जो कि 13% के हिसाब से निकाल के दिया गया है, पर हमें ये नहीं पता कि ये 13% किस चीज़ का निकाला है। क्वेश्चन में तो ये गिवन नहीं है कि 13% किस चीज़ का निकाला है। तो इस केस में क्या करेंगे, हम पहले टोटल वैल्यू निकालेंगे। किसका 13% निकला है, तो इसीलिए हम 13 का उल्टा कर देंगे, मतलब जो 16,000 है उसका हम क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे 13% का, 100/13 कर देंगे, तो हमारे पास टोटल वैल्यू आ जाएगी 1,23,077। फिर हम आराम से 9.5% निकाल सकते हैं ताकि हम अपनी एग्जम्पशन वैल्यू निकाल सकें। बात समझ में आ रही है? हमें क्या करना है कि देखिए, क्वेश्चन में जैसे इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है 13% पे, और वो 16,000 गिवन है। ठीक है, सिर्फ डायरेक्ट हमें 16,000 गिवन है और 13% गिवन है, पर हमें क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि 13% किस चीज़ का निकाला। तो फिर हमें क्या करना है, टोटल वैल्यू निकालने के लिए हम 13% का उल्टा कर देंगे, मतलब कि 100/13 कर देंगे ताकि हम टोटल वैल्यू निकाल दें। फिर हम निकालेंगे अपनी 9.5%, जो कि जितनी हमें एग्जम्पशन मिलेगी। इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं, जो मैंने यहाँ पे करके दिखाया है। 16,000 को डिवाइड कर दो 13 से, मल्टीप्लाई कर दो 3.5 से, सेम आंसर आ जाता है। दोनों टाइप का आप यूज़ कर सकते हैं, इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है। अब क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। तो जो मैंने आपको पीछे बताया 9.5 एग्जम्पशन, आप उतना माइनस कर दीजिएगा, तो फिर आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा, कितना पर्पसेस दिखाना पड़ेगा, 4038। नेक्स्ट आता है हमारे पास इस क्वेश्चन में आगे क्या गिवन है कि मिस्टर एम भी कंट्रीब्यूट करता है RPF में 40,000 का। ये हमें डिडक्शन मिल जाएगी अंडर सेक्शन 80C, वो मैं आगे बताऊंगी। फिलहाल तो हमें ग्रॉस सैलरी निकालनी है, डिडक्शन हमेशा ग्रॉस सैलरी निकालने के बाद ही मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट गिवन है कि टेलीफोन बिल कंपनी पे करती थी जिसकी वैल्यू है 10,000 रुपये।
टेलीफोन बिल पे आपको किसी प्रकार का टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी कंपनी या आपका एम्प्लॉयर आपको टेलीफोन की सुविधा दे रहा है और वो बिल की पेमेंट करता है तो आपको उस पर किसी प्रकार की टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए मिस्टर एम को भी किसी प्रकार की टैक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो मैं टेलीफोन चार्जेस नील लिख दूँगी। ठीक है। उसके बाद आता है प्रोफेशनल टैक्स पे करता है मिस्टर एम, जो कि है 1000। इस पे भी हमें डिडक्शन मिलेगी, पर डिडक्शन मैंने क्या बताया, डिडक्शन हमेशा ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करने के बाद मिलती है, वो हम आगे देखेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, जितना भी अब तक हमने सैलरी निकाली है ये सब इनको ऐड करके हम अपनी ग्रॉस सैलरी निकाल लेंगे, जो कि हो जाएगा 3,49,002। ठीक है। अब हम डिडक्शन देखते हैं कि डिडक्शन कैसे मिलती है। देखिए, ग्रॉस सैलरी जो हमने पीछे अभी मैंने कैलकुलेट करना सिखाई, हमें इसके बाद 3 टाइप की डिडक्शन मिलती है अंडर सेक्शन 16। 3 टाइप की। पहली डिडक्शन होती है स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 सब सेक्शन 1, 50,000 मिलती है। ये सबको मिलती है, सभी इंडिविजुअल्स को मिलती है जो सैलरी से अपनी इनकम कमाते हैं, सभी को 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 16(1). इसके लिए कुछ भी कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। और एक इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं भी है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करना है तो भी आपको माइनस करना होगा। ठीक है। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 सबको मिलती है और ये रियल लाइफ में भी एप्लीकेबल है। उसके बाद आता है एंटरटेनमेंट अलाउंस अंडर सेक्शन 16(2). अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मिस्टर एम को एंटरटेनमेंट अलाउंस 500 पर मंथ मिल रहा था। हमने क्वेश्चन में भी लिखा था एंटरटेनमेंट अलाउंस 500 मल्टीप्लाई बाई 12 6000 मिल रहा था। पर क्या मिस्टर एम को डिडक्शन मिलेगी एंटरटेनमेंट अलाउंस पे? डिडक्शन नहीं मिलेगी मिस्टर एम को, इसलिए मैंने यहाँ पे खाली छोड़ दिया है। क्यों छोड़ा है? क्योंकि मिस्टर एम प्राइवेट एम्प्लॉय है, वो प्राइवेट कंपनी का एम्प्लॉय है। अगर वो सरकारी एम्प्लॉय होता या गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता तो उनको डिडक्शन एंटरटेनमेंट अलाउंस के अंतर्गत मिलती, वो भी इस सेक्शन के अंतर्गत। ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रोफेशनल टैक्स अंडर सेक्शन 16 थर्ड। अगर कोई एम्प्लॉय प्रोफेशनल टैक्स पे करता है, खुद पे करता है, तो उसको डिडक्शन मिलती है अंडर सेक्शन 16 सब सेक्शन 3। और इस क्वेश्चन में भी मिस्टर एम जो है प्रोफेशनल टैक्स पे कर रहा था 1000 रुपये, तो मैं यहाँ पे 1000 माइनस कर दूंगी, तो मेरे पास फाइनली नेट इनकम आ जाएगी सैलरी से 2,98,002। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में अच्छे से आ गए होंगे और कैसे हमें कंसेप्ट को प्रैक्टिकली यूज़ करना है वो भी समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल कॉमर्सिफिकेशन को। आगे और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ताकि कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए और हम उसे सही तरीके से प्रैक्टिकली यूज़ कर पाएँ। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।